गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और उसका एलिमिनेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे और कुछ प्रोडक्ट यूजफुल भी बनेंगे, है ना। तो अगर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक जो प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा जो बनने वाला है। एक तो यूजफुल होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो यूजफुल होंगे, बट जो थोड़े होंगे वो क्या होंगे, टॉक्सिक। और एनिमल्स में जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो होते हैं जनरली अमोनिया, वो होते हैं अमोनिया। अब इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने अपने अलग अलग लेवल पे इसको एलिमिनेट करने का अपना अलग अलग तरीका बना के रखे हुए हैं। जैसे कुछ एनिमल्स इस अमोनिया को डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं, कुछ क्या करते हैं इस अमोनिया के फॉर्म को चेंज करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, कौन कौन सा चीज़ है, निकालना ज़रूरी कैसे है और कैसे निकालते हैं, कैसे इसका एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के टाइप के बारे में। अब अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट का बात किए तो मैंने बताया कि भाई इसमें क्या होता है, अमोनिया। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। ठीक है, अब इस बेसिस पे मैंने अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कुछ उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कुछ क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिए, कुछ क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज करते हैं और फिर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम लोगों के पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए। एक जो अमोनिया रिलीज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी अगर उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखा जाए, एक्सक्रीटरी मटेरियल देखा जाए तो वो हो गया अमोनिया, मेनली अमोनिया हो गया। दूसरे ऑर्गेनिज्म उनका क्या हो गया, यूरिया हो गया। अगर तीसरे टाइप का देखा जाए तो वो क्या हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है। ठीक है भाई, आपने बताया कि भाई अमोनिया होता है। अब अमोनिया के अलावा और क्या क्या हो सकता है, बिल्कुल अमोनिया के अलावा भी हो सकता है। अमोनिया के अलावा होता है हम लोगों के पास एक्सेस आयन। कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया आयंस। ठीक है, तो आयंस तो नहीं होता, आयंस हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। बट जब इसके आगे एक्सेस लग जाएगा, जब इसके आगे एक्सेस लग जाएगा, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, अगर ये एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो इसको भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सेस आयंस भी अपना क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है। तो जो भी एक्सेस हो रहा है बॉडी में, किसी भी चीज़ का एक्सेस होना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट अगर एक्सेस में है तो ये भी हमारे लिए क्या हो गए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये भी किसी एक्टिविटीज़, किसी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ही बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम बन रहा है तो सोडियम बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो फिर इसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे, यहां लिखा हुआ है, इसको कहेंगे एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मैंने अभी बताया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो वेस्ट बनता है, प्रोडक्ट भी बनेगा, वेस्ट भी बनेगा। ठीक है, वेस्ट किसको बोल रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, उसको हमने वेस्ट बोल दिया। तो मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सोडियम का बात करें, हमारे बॉडी में सोडियम जितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो क्या हमारे बॉडी में उसका रहना टॉक्सिक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई चीज का मात्रा हमारे बॉडी में फिक्स है, इतना अमाउंट में होना चाहिए, बट वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, टू रेगुलेट कंपोजिशन, उस कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, उसको वेस्ट समझ के बॉडी एलिमिनेट कर देता है, क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द
body to regulate composition of the body fluids is called, इसमें लिखेंगे is called excretion. इसको क्या कहेंगे? is called excretion. excretion क्या है? excretion वो है जिसके थ्रू बॉडी, हमारा बॉडी जो भी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको एलिमिनेट करते हैं टू रेगुलेट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए. अभी हमने बताया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है. अब जब अलग अलग बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सब में अमोनिया होगा तो सिर्फ अमोनिया होगा. हाँ, हम जनरल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम केस में क्या होगा, अमोनिया, तो अमोनिया होगा. अगर अमोनिया के बारे में बोल रहे, किसी के बारे में बोल रहे कि इस ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिक एसिड, तो इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है. तो ऑन दैट बेसिस अब देखते हैं एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ एनिमल, हम लोग अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक क्या होता है वो भी बताते हैं. सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, एनिमल्स आएंगे, उनको कहा जाता है अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका वेस्ट क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, अमोनिया. तो अमोनोटेलिक में लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स है ना तो एनिमल्स ही लिख देते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं. एनिमल्स एज देयर मेन मेटाबॉलिक वेस्ट, एज देयर मेन मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है. तो अमोनोटेलिक कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे एनिमल्स होंगे? हमने बताया कि अमोनोटेलिक ऐसे एनिमल्स है जिनका मेन मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, अमोनिया है. जिनका मेन मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, अमोनिया, ठीक है. अब एक बात इस तरह के एनिमल्स के बारे में जानना जरूरी है कि इस तरह के वेस्ट को, अमोनिया जैसे वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है. जब इस तरह के एनिमल्स को वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो इस तरह के एनिमल्स कहां पाए जाते होंगे, सोच के बताओ. इस तरह के एनिमल्स पानी के आसपास या पानी में ही पाए जाएंगे. बिल्कुल सही बात है ना. तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं फिशेज, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स है फिशेज. उनका वेस्ट जो होता है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है. तो उस वाटर के रिक्वायरमेंट को तो भाई फिश ही फुलफिल कर सकता है ना. तो ये हो गया फिशेस, ठीक है भाई. आगे चलते हैं. अब दूसरे ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, ये हटा देते हैं डेफिनेशन. दूसरे ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, वो अमोनिया को चेंज करेंगे. किस में चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे यूरिया में, ठीक है. तो उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे यूरियोटेलिक. उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक. तो दूसरा हम लोग लिखते हैं एज देयर मेन मेटाबॉलिक वेस्ट. अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स क्या करते हैं, इस अमोनिया को पहले चेंज कर देते हैं यूरिया में. अब यूरिया जो वेस्ट है, इस तरह के वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट इसके मुकाबले कम चाहिए, यानी इससे थोड़ा सा कम चाहिए. तो इस तरह के वेस्ट को निकालने के लिए पानी से थोड़ा कम चाहिए. तो ठीक है भाई, अब इस तरह के एनिमल्स तो पानी में नहीं पाए जाएंगे. तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मैमल्स आते हैं. एग्जाम्पल्स सबसे अच्छा हम लोग में मेन क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है. तो हम लोग भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं. तो ये हो गया, इसमें लिख लेते हैं मैमल्स. तीसरा टाइप है हमारे पास, वो है यूरिकोटेलिक. तीसरा है हमारे पास यूरिकोटेलिक. यूरिक एसिड एज देयर मेन मेटाबॉलिक वेस्ट. मेन क्या हो गया, अब इसमें हो गया यूरिक एसिड, ठीक है. अब यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट और भी कम होता है. इसमें तो और भी ज्यादा कम रिक्वायरमेंट होता है, यानी इनको ना के बराबर पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए. और इस तरह का जो एलिमिनेशन होता है, इस तरह का जो फीकल मैटर होता है, वो पेलेट्स के फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है.
और ये जनरली किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है रेप्टाइल्स या बर्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उन इस तरह के ये जो वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बर्ड्स में। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे बर्ड्स। आगे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होता है एनिमल्स में, है ना। तो अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट, अलग अलग ऑर्गन का रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं किस किस एनिमल्स में किस किस तरह के ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया किस में आता है? एनिलिड्स में ही आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इधर एनिमल्स, ठीक है। इधर लिखते हैं एनिमल्स, इधर एनिमल्स, और इधर इनका क्या लिखेंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एनिमल्स में अगर एनिलिड्स का बात करें, एनिलिड्स में भी जैसे एग्जाम्पल ले ले प्लेनेरिया का, तो उनमें जो होता है, उनमें होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले एनिलिड्स। इसमें एक एग्जाम्पल ले लिए फ्लैटवर्म। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है, तो हम लोग चाहें तो वो भी लिख सकते हैं प्लेनेरिया। मैं लिख देता हूं इधर फ्लैटवर्म। तो इसका क्या होता है? इसमें होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें है प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर इसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। इसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। दूसरा है हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है? ये तो पहला था। दूसरा है अर्थवर्म। अर्थवर्म में होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। इसके बाद अगर हम बात करें कॉकरोच का, तो कॉकरोच में होता है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कॉकरोच और आर्थ्रोपॉड्स में क्या होते हैं? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसमें लिखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच में होता है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें वर्टिब्रेट्स और मैमल्स की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है किडनी। ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं किडनी। तो उनमें होते हैं, चौथा अगर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो उसमें होता है वर्टिब्रेट्स, इसमें होता है किडनीज। यह है किडनी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के वेस्ट हैं। तो अलग अलग वेस्ट हैं, तो उनको निकालने का, एलिमिनेट करने का अलग अलग प्रोसेस है। जब अलग अलग प्रोसेस है तो ऑर्गन्स भी क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो सब में अलग अलग है। अब ह्यूमन भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? किडनी होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन के विषय में तो वो किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किडनी के बारे में। टॉपिक है हमारा, अब शुरू हुआ टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर किडनी। ये हो गया किडनी, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी। तो सबसे पहले अगर हम अपने किडनी का बात करें तो किडनी सिचुएटेड कहाँ पे है, ठीक है। इसका पहले सिचुएशन, ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, डॉर्सल लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, पीछे की ओर। यहाँ पे डॉर्सल यानी पीछे की ओर, ठीक है। तो अगर इसका पोजीशन का बात करें, लोकेशन का बात करें, तो सबसे पहले लोकेशन, और लोकेशन में साथ साथ ये भी जानना होगा कि थोड़ासिक का लास्ट, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें थोड़ासिक का लास्ट और लंबर के थर्ड वाले पोजीशन के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थोड़ासिक थर्ड लंबर में, ठीक है। इसके बीच में पाया जाता है। किस साइड होता है? डॉर्सल। डॉर्सल साइड होता है, यानी पीछे की ओर होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में। यह है डॉर्सल साइड, यह है डॉर्सल साइड में इन एब्डोमिनल कैविटी, इन, ठीक है। अब किडनी का, ये एक किडनी का फिगर बनाया गया है, ठीक है। इस किडनी के फिगर में दो चीज छूट गया है जो बना देते हैं।
ये कि ऊपर इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से और इसके ऊपर भी कुछ इस प्रकार से छोटा सा। ये स्ट्रक्चर है लीवर का, सॉरी राइट साइड है तो राइट साइड में होगा लीवर, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो, ठीक है। एक साइड है लीवर, एक साइड है स्प्लिन, है ना। तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर, ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में। अगर इसका लेंथ का बात किया जाए तो ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका विड्थ का बात किया जाए तो वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। और अगर इसके थिकनेस का बात किया जाए, इसके थिकनेस का हम यहाँ लिख लेते हैं साइज में, साइज लेंथ इसका होता है, लेंथ इसका है 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ का बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस का बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इसके अगर वेट का बात किया जाए तो इसका वेट होता है लगभग 120 to 170 ग्राम, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, डिपेंड करता है, जैसा शरीर वैसा किडनी। तो इसका वेट भी देख लेते हैं। वेट होता है इसका 120 to 170 ग्राम, ठीक है। ये मैंने जो डायग्राम बनाया ये किडनी का ही एक्चुअली मैंने बनाया। इसको अभी हम लोग लेवल करके देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि ये कहाँ होता है। इसके साथ साथ क्या है वो सब चीज़ भी हम देखने का कोशिश करेंगे। अभी ये हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये रेड वाला, इसको हम लोग कहते हैं आर्टरी, लेकिन इसका एक खास नाम है एंड दैट इज अयोर्टा। ये एक आर्टरी है और इसका नाम है अयोर्टा। प्रेजेंट होता है डॉर्सली, तो डॉर्सल अयोर्टा भी इसको कहते हैं। और ये ब्लू वाला है, ये है वेन। ये क्या है? एक वेन, और इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि ये हार्ट के नीचे से जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। अगर ऊपर से जाता तो हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा, है ना। ये इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लैक वाला जो ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये ब्लैक वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। इसको क्या कहते हैं? यूरेटर। ये यूरिन किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर, जहां ये टेम्पररी स्टोर होता है, वहां तक जाता है। तो ये हमारा हो गया यूरेटर, ये है हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्टर। जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट बचा, वो यूरेटर के थ्रू होता हुआ किस में आता है? आता है यूरिनरी ब्लैडर में, टेम्पररी स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाता है। तो फिर वेना कावा अयोर्टा का काम क्या है? अयोर्टा का काम है ये खून दिल से लेकर आता है कहाँ तक? किडनी के पास, ठीक है। और वेना कावा जो खून किडनी फिल्टर कर देता है, उसको वापस लेकर जाता है दिल के पास, हार्ट के पास, ठीक है। अब किडनी में देखें भाई, किडनी में क्या स्ट्रक्चर है? तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो यूरेटर यहाँ जो अंदर एंट्री मार रहा है, धंस रहा है, और ऐसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पेल्विस। इसको कहते हैं पेल्विस। ये बना रहा पेल्विस, यहाँ पे पेल्विस है। और ये रेड वाला, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला जो लाइन जहाँ एंट्री मार रहा है, यानी ये पेल्विस जहाँ पे है, ये सब इंटर कहाँ से करता है? किस इलाके से इंटर कर रहा है किडनी में? वो उस जगह का नाम होता है हाइलम। उस जगह का क्या नाम है? हाइलम, ठीक है। तो हाइलम अगर पूछा जाए तो है क्या? तो हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है किडनी में जहाँ वेना कावा, अयोर्टा और यूरेटर एंट्री लेते हैं किडनी में या फिर बाहर निकलते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, ये इसको कहते हैं कैलिक्स। इसको कहते हैं कैलिक्स।
ये जो पिरामिड टाइप का दिख रहा है, ये पिरामिड, इसको कहते हैं रेनल पिरामिड। ये है रेनल पिरामिड। और ये जो बाहर वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स रीजन किडनी का। और बाकी ये जो ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं मेडुला। इसको क्या कहते हैं? मेडुला। ये हो गया हमारा मेडुला। ठीक है। अब दो पिरामिड के बीच में हम लोगों को एक खाली जगह दिख रहा है जिसको कहते हैं रेनल कॉलम। ये एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इस रेनल कॉलम का दूसरा नाम है कॉलम ऑफ बर्तिनी। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं कॉलम ऑफ बर्तिनी। ये एग्जाम में पूछता है कि कॉलम ऑफ बर्तिनी कहाँ होता है। तो ये है कॉलम ऑफ बर्तिनी। इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम है रेनल कॉलम। इसका दूसरा नाम है रेनल कॉलम। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों कैसे अलग अलग है, दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे है, अलग अलग है, और कैसे किडनी फंक्शन करता है, अभी हम लोग देखने वाले। लेकिन उससे पहले किडनी का ये आउटर स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था कि कैसे कैसे यहाँ ब्लड आ रहा है, ब्लड फिल्टर होगा, फिर वो यूरेटर के थ्रू कहाँ तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी यहाँ स्टोर होगा और फिर वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी के बाहर। इतना समझ में आ गया होगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है वो हम देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है बताए थे? पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद है अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, उसके बाद है एक यूरिनरी ब्लैडर, यानी एक यूरिनरी ब्लैडर है तो अ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद है हमारे पास एक यूरेथ्रा, जिधर से यूरिन क्या होता है? एलिमिनेट होता है, यूरेथ्रा। ठीक है। हम लोगों ने ये डायग्राम बना के देखा था किडनी। अब किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किडनी क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। ठीक है। तो किडनी के बारे में समझते हैं। डायग्राम तो मैंने बना दिया था, तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। किडनीज, they are reddish brown in color, they are reddish brown in color and they are bean shaped, they are bean shaped। साइज के बारे में मैंने लिखवा दिया था। ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस। वेट के बारे में मैंने लिखवा दिया था 120 ग्राम से 170 ग्राम तक। ठीक है। अभी एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर सब किडनी के अंदर का। यह किडनी का डायग्राम। इसको जो ऊपर से कवर करके रखा है यह कैप्सूल, यह रेनल कैप्सूल या कैप्सूल, तो इसको लिखते हैं कैप्सूल। ये है हमारा कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स। किडनी दो भाग में है, अंदर से बटा हुआ, एक है कॉर्टेक्स और है ये मेडुला, इनर मेडुला। ये है ट्रायंगुलर वाला जो शेप है, ये है पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड इसको कहते हैं। ये जो कॉलम है बीच में, ये खाली जगह, इसको कहते हैं रेनल कॉलम, इसको कहते हैं रेनल कॉलम। और इसका दूसरा नाम है कॉलम ऑफ बर्तिनी। क्या है इसका दूसरा नाम? ये है रेनल पेल्विस, ये है हमारा कैलिक्स। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहे, ये है कैलिक्स। किधर? लेकिन ये हमारा यूरेटर जो जा रहा है। ठीक है। इसमें और भी चीज़ आते हैं, इसमें आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं। ठीक है। तो उनका भी स्ट्रक्चर। तो ये है कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। ये आउटर है, आउटर पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स, और ये है इनर मेडुला। ठीक है। इसमें अब रेनल पेल्विस तो मैंने दिखा दिया। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि किडनी में आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, इन दोनों के बीच में ये ब्लैक ब्लैक लाइंस हैं। ठीक है। तो यहीं पर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन्स, जिसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ
किडनीज। ठीक है, तो नेफ्रॉन यहीं पे प्रेजेंट होता है। जो नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है उसको कौन सा नेफ्रॉन कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और जिनका लूप ऑफ हेनले, जिस नेफ्रॉन का हेनलेज लूप बहुत इनर मेडुला में जाता है, उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। ठीक है, उसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आगे लिख लेते हैं। मैंने बताया था लास्ट डायग्राम में कि जिस जगह से जो भी आर्टरीज, वेन्स या फिर हमारा यूरेटर इंटर हो रहा है, जुड़ रहा है, उसको कहते हैं हाइलम। ठीक है, तो उसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे हाइलम के बारे में। अब लिखते हैं इनसाइड किडनी। किडनी के अंदर कितने जोन्स, कितने पार्ट्स में बांटा गया? कौन कौन सा होगा? पहला आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा इनर क्या होगा? मेडुला। अभी हमने बताया था कि मेडुला के बीच में जो कॉलम्स होते हैं, जिनको हम लोग रेनल कॉलम बोल रहे थे, देखा जाए तो वो किसका पार्ट है एक्चुअल में? वो एक्सटेंडेड पार्ट है कॉर्टेक्स का, है ना? तो उसका दूसरा भी नाम था कॉलम ऑफ बर्तिनी, है ना? तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड एंड फॉर्म्स अ कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्तिनी या फिर रेनल कॉलम। इसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्तिनी। अब फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या होता है भाई? अगर पूछा जाए कि किडनी का फंक्शनल यूनिट, तो अभी बताए किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। ठीक है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का भी दो पार्ट है, नेफ्रॉन का भी दो पार्ट है, लिखेंगे नेफ्रॉन्स हैव टू पार्ट्स। एक तो हमारा हो गया जहां ये फिल्टर होगा। ठीक है, ये जिस पार्ट से फिल्टर कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो वो नेफ्रॉन का एक पार्ट हो गया। और एक ऐसा ट्यूब्यूल जहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा फिल्ट्रेट का। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जहाँ क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। और दूसरा क्या है? रेनल ट्यूब्यूल, जहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि होता क्या। ग्लोमेरुलस क्या? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक ही पी होगा, कैपिलरीज। It is a tuft of capillaries made up of afferent arteriole. ये NCERT का लाइन है। It is a tuft of capillaries made up of arterioles। यानी afferent वाले कौन से होते हैं? जो ब्लड को लेकर आते हैं। ठीक है, arterioles ऐसे वाले arteriole से मिलकर बने होते हैं जो क्या कर रहे हैं? खून को लेकर आते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं, एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से ब्लड को लेकर कौन जाएगा भाई? लाया है एफेरेंट, तो लेकर कौन जाएगा? एफेरेंट। ठीक है, ये भी हटाते हैं, एफेरेंट लेकर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा रेनल ट्यूब्यूल क्या है भाई। देखें, रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल क्या है? इट स्टार्ट्स विथ बोमेंस कैप्सूल। इसको कहते हैं विथ। ये क्या है? विथ। तो इट स्टार्ट्स विथ बोमेंस कैप्सूल एंड divides further, PCT यानी proximal convoluted tubule। उसके बाद हमारे पास है लास्ट
लास्ट क्या होता है, लास्ट ये है DCT जो फाइनली ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, एंड DCT ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल से। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होकर ये अलग अलग पार्ट्स में बढ़ता है, जैसे PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद है हेनलेज लूप, और फिर है लास्ट DCT दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है भाई, आगे चलें, थोड़ा सा डायग्राम देखें इसका कैसे बन रहा है। चलिए भैया डायग्राम बना लेते हैं। अभी जो डायग्राम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, नेफ्रॉन का। मेन क्या दिखाना है हम लोगों को रेनल ट्यूब्यूल दिखाना है, ग्लोमेरुलस। जब रेनल ट्यूब्यूल दिखाएंगे तो उसके पार्ट्स को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, ये रेनल ट्यूब्यूल। अब हम लोग दिखाने वाले हैं ब्लैक कलर के पेन से, और वो होगा एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो है ये आ रहा है वो है एफरेंट, और ये जो जा रहा है वो है एफरेंट। ठीक है, तो एफरेंट तो ऐसे नहीं जाएगा, वो तो जाएगा ऐसे भैया। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से बनाया गया है ये है आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और नीचे जो है लाइनिंग वो बनाया गया है डक्ट का। चलो ठीक है, अब डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं कि भाई डायग्राम क्या कह रहा है। तो ये जो है ये एरो दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, तो लाएगा कौन भाई, लाएगा एफरेंट। यहाँ से जा रहा है, लेकर जाएगा कौन, एफरेंट। ये जो टफ्ट कैपिलरीज बना रहा है एफरेंट, इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या है ये, ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो इतना हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल के पास, इसको क्या कहते हैं, यह है PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी लिखवाए थे इसका फुल फॉर्म, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये है हमारा ब्लू वाला हेनलेज लूप। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये असेंडिंग, सॉरी ये है डिसेंडिंग, नीचे की ओर जा रहा है ना, ये डिसेंडिंग लूप, और ये असेंडिंग लूप। ये वासा रेक्टा, ये ब्लैक आर्टरी, ये वासा रेक्टा। यहाँ ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के पास जो इतना ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं DCT कलेक्टिंग डक्ट। यह कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये एक रफ स्ट्रक्चर है किसका, तो ये फिगर है नेफ्रॉन का। ये हम लोगों को लिख लेना है, ये फिगर है नेफ्रॉन का। ओके, अब देखने वाले हैं आगे बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी। क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं मैल्फिजियन बॉडी या मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर हटा देते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। हो गया होगा। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। यह ग्लोमेरुलस। तो अब मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का अगर बात करें, सीधा अगर लिखवा दें कि भाई मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स PCT DCT ये सब कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, यानी कॉर्टेक्स में, किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल लिखेंगे, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल समझ में आएगा। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, PCT DCT ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, ये सारे कहाँ लाई करते हैं, ये सारे लाई करते हैं कॉर्टिकल रीजन में। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हमने बताया था दो तरह के नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है,
एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि इसका हेनलेज लूप यानी लूप ऑफ हेनले वो क्या होगा, बहुत ही अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा मेडुला के, मेडुलरी पिरामिड यानी मेडुला में बहुत नीचे तक जाएगा। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्या होगा, बहुत अंदर नहीं जाएगा, ये बॉर्डर तक रहेगा या फिर कॉर्टेक्स में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। पहला जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, लूप ऑफ हेनलेज आर, इसमें क्या होगा, लूप ऑफ हेनले बहुत अंदर तक जाएगा। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनलेज आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड डीप इनटू मेडुला। तो इसमें लिखेंगे लूप ऑफ हेनलेज आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड डीप इनटू मेडुला। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ऐसा नहीं होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्या होगा, वो बहुत ही शॉर्ट होता है और एक्सटेंडेड ओनली इनटू कॉर्टेक्स या फिर बॉर्डर। किसका बॉर्डर, मेडुला के बॉर्डर पे होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं लूप ऑफ हेनले आर वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ओनली कर देते हैं, एंड एक्सटेंडेड ओनली एंड एक्सटेंडेड वेरी लिटिल इन मेडुला। यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किस तरह के नेफ्रॉन्स को कहते हैं, जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर तक नहीं जा पाता या फिर थोड़ा ही जाता है, उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको कहते हैं, जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही डीप रूटेड होता है अंदर तक। ठीक है, इनका जो ग्लोमेरुलस है कहाँ पर रहता है, जक्स्ट्रा वाले का इनर लाइन या फिर मार्जिन पे रहता है, मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे ग्लोमेरुलाई लाई ऑन द मार्जिन ऑफ मेडुला या फिर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, द मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। जबकि इसमें क्या है, ग्लोमेरुलाई लाई ऑन द आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ग्लोमेरुलाई लाई ऑन द आउटर। चलो भैया आगे चलें, इसको हटा देते हैं। फिर अब देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूरिन का फॉर्मेशन। ये तो देख लिए कि नेफ्रॉन कितने तरह के हैं, और अब देखेंगे यूरिन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में क्या क्या होने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई फिल्ट्रेशन ही होगा। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होगा रीअब्जॉर्प्शन, जो भी एसेंशियल चीज़ है उसमें से ले लिया जाएगा वापस, रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद होगा सिक्रीशन। सिक्रीशन किस चीज़ का होगा, जो एक्सेस चीज़ है या जिस चीज़ को बैलेंस करना है उस चीज़ के लिए सिक्रीशन होगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, या बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर, इसमें क्या लिखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें लिखेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है भैया, लिख देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा, मैंने बताया था रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो लिखेंगे रीअब्जॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल। तो ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल। ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल। उसके बाद है सिक्रीशन। सिक्रीशन कौन करेगा, सिक्रीशन भी करेगा ट्यूब्यूल्स ही करेगा। अभी मैंने बताया कि भाई क्या चीज़ का सिक्रीशन करेगा, तो सिक्रीशन करेगा जो भी एक्सेस में चीज़ है
अंदर हो या बाहर, उनको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे बॉडी में। तो देखेंगे क्या लिखना है, सिक्रीशन, इसमें लिखेंगे सिक्रीशन बाय ट्यूब्यूल्स। किसका सिक्रीशन करेगा, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, ठीक है, सिक्रीशन बाय ट्यूब्यूल्स ऑफ H प्लस, K प्लस, NH3 अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट आएगा उसी में ये क्या करेगा, उनका सिक्रीशन जाएगा, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं कि कैसे होता है भाई फिल्ट्रेशन। पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल्स ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम है उससे वो पास करता है। फिर एक आता है बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, उससे पास होता है। फिर आता है एपिथीलियम, किसका भाई, बोमेन्स कैप्सूल का। किसका आता है, बोमेन्स कैप्सूल का। उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है, उनको कहते हैं पोडोसाइट्स। तो उससे वो पास कर जाते हैं, लेकिन ये इतने छोटे पोर्स होते हैं कि इनमें प्लाज्मा का प्रोटीन छोड़ के बाकी चीज़ पास हो जाता है, ठीक है। जब वो बाकी सारा चीज़ पास हो जाता है, तो इसीलिए इस तरह के फिल्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये खास तरह का नाम इसीलिए दिया गया, तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई किसी कारणवश ये फिल्ट्रेशन में, अच्छा हाँ, फिल्ट्रेशन जब हो रहा है तो उसका कुछ रेट होगा कि भाई 1 मिनट में कितना कर दिया, है ना, 1 मिनट में कितना लीटर। तो जो 1 मिनट में वो कर रहा है फिल्टर कर रहा है, उसको कहेंगे उसका फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। सपोज किसी कारणवश ये GFR कम हो गया, तब क्या होगा, तब हमारे बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उसको फुलफिल करेगा। एफरेंट आर्टेरियोल वहाँ पर और DCT के पास कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं जक्स्टा सेल्स, ठीक है। तो वो सेल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं और उनका नाम है रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, ब्लड के फ्लो को बहुत तेज कर देता है। अब जब ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल में, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो इधर से क्रॉस करेगा, जब क्रॉस करेगा तो फिल्ट्रेट इधर आएगा, ब्लड इधर जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, इसमें लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अच्छा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किससे बना है, ये तो बना है एफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। तो अगर सीधा एफरेंट आर्टेरियोल भी अगर लिख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन। ब्लड प्रेशर कॉजेज filtration, okay, it causes filtration by 3 layers, it causes filtration by 3 layers। कौन कौन से वो लेयर्स थे मैंने अभी बताया है। एक एंडोथेलियम, किसका, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद है एपिडर्मिस ऑफ क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं। पहला है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, और इन दोनों के बीच तीसरा है, अभी दूसरा नहीं, पहले तीसरा क्या है भाई, एपिडर्मिस ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एपिडर्मिस ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब इन दोनों के बीच में जो रहता है मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ऐसे करके पास होता है ब्लड, ठीक है, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, ठीक है।
तो ये इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। अब जब ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका कुछ अमाउंट, कुछ रेट अभी बताया हमने, उसको क्या कहते हैं, GFR। तो लिख लेते हैं, लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ filtrate formed per minute is called what? Is called glomerular filtrate rate. Is called glomerular filtrate rate, या फिर इसको क्या कहते हैं, GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, या फिर इसको कह देते हैं हम लोग GFR। ठीक है, ये हटाते हैं। अब GFR का बात किया जाए तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो किडनी का GFR है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है लगभग हेल्दी ह्यूमन बीइंग का 125 मिलीलीटर पर मिनट। कितना होता है, 125 मिलीलीटर per minute। इसमें लिखो, in an adult healthy human GFR is equals to 125 ml per minute। क्योंकि इसका रेट किस में निकालेंगे हम लोग, पर मिनट में। ठीक है, इसका रेट हमने निकाल दिया पर मिनट में। उसके बाद अभी बताएं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको कंट्रोल किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इसको कंट्रोल कौन कर सकता है, जक्स्टा सेल्स। बताया ना, जक्स्टा सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus भी कहते हैं। तो GFR को रेगुलेट करता है। GFR इज रेगुलेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। वही सेल्स का बात चल रहा है जिसका मैंने बताया था, ग्लोमेरुलर apparatus। मैंने बताया था कि कैसे वो हार्मोन रिलीज करता है और वो कैसे GFR को फिर से बढ़ा देता है ब्लड फ्लो करवा के। ठीक है, अब जो भी फिल्ट्रेशन होता है उसमें 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा ये कर लिया जाता है, रेनल ट्यूब्यूल के द्वारा। तो लिख देना 99% ऑफ फिल्ट्रेट, 99% ऑफ फिल्ट्रेट is reabsorbed by 99% of filtrate is reabsorbed by renal tubule। किसके द्वारा, बाय रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये कर लिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल के द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में, यानी रेनल ट्यूब्यूल के फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। ये हटा देते हैं, फिर ये हटा देते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से पार्ट्स थे मैंने बताया। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, सबसे पहला पार्ट हमारा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे होता है, ये बोमेंस कैप्सूल के पास ही होता है। ठीक है, अगर इसका लोकेशन का बात किया जाए तो लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल के बीचों बीच ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं 70 to 80%, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं PCT में ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स 70 to 80%, 70 to 80% क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। यानी PCT क्या कर रहा है, जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसमें और जितने इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका 70 to 80% अकेला कौन कर रहा है, रीअब्जॉर्ब,
ये कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्रश बॉर्डर्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है, सेल्स, ठीक है, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ये पीसीटी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 70 to 80% तक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब। उसके बाद हमारे पास है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ये कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में हम लोग लिखेंगे हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप मेंटेन। ये होता कहाँ पे है, ये होता है मेडुला में, ठीक है। हर जगह ये क्या होता है, मेडुला में। तो उस ऑस्मोलैरिटी कहाँ का मेंटेन करेगा, ये करेगा मेडुला का, ठीक है। तो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है भाई। अब हमारे पास तीसरा कौन सा है, अब हमारे पास तीसरा है डीसीटी, इसको हटाते हैं। अब हमारे पास तीसरा है डीसीटी। डीसीटी क्या करता है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। किसका भाई, सोडियम का और वाटर का। देखेगा, चेक करेगा, बॉडी में मेंटेन करने का जरूरी है तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर का और सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। तीसरा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें लिखते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। साथ ही ये क्या करता है, ये साथ साथ पीएच को भी मेंटेन करता है। ये क्या कर रहा है, साथ साथ ये साथ साथ पीएच को मेंटेन करता है एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो वो भी लिखेंगे इसके बारे में, वो भी लिखते हैं। इट मेंटेन्स पीएच सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ठीक है, ये इसको भी बैलेंस करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये हम लोग पढ़ेंगे।